हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियों का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा था पुर्तगालियों और डचेस को। आज पढ़ेंगे अंग्रेज और डेनिस को। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिंडल हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था। अंग्रेज सर्वप्रथम हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे। हेक्टर नामक जहाज से 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे, ठीक है, जो सूरत बंदरगाह पे उतरे थे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को 15 वर्षों तक के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। जब पुर्तगाली और डचेस ढेर सारा लाभ कमाकर यूरोप पहुंचे तो और भी व्यापारी थे, उनके अंदर उत्सुकता आई कि हम भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके इस तरह का लाभ कमा सकते हैं। तो स्थापना होती है कंपनी की। कंपनी का नाम रखा जाता है गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। बाद में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगता है। कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज से भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए भेजा। तो हॉकिंस पहुंचते हैं सूरत बंदरगाह और उसके बाद वो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर पहुंचते हैं आगरा। और पत्र किसके नाम पर होता है? अकबर के नाम पर। परंतु जब हॉकिंस आगरा पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अकबर की तो 1605 में मृत्यु हो चुकी है और जो नए सम्राट जहांगीर है वो इस समय अजमेर में है। इसीलिए वह निश्चय करता है कि वो वेट करेगा, इंतज़ार करेगा जहांगीर के लौटने का। जहांगीर जब लौट के आते हैं तो जेम्स प्रथम का पत्र वह जहांगीर को देता है, जिसका शीर्षक होता है फ्रेंड। पत्र की भाषा फारसी होती है। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषाओं का जानकार था। वह अंग्रेजी भले था, लेकिन उसने पहले रिसर्च कर लिया था कि इस भारत में जाना है तो किस किस भाषा में आप सम्राट से बात कर पाओगे। तो जब दरबार में जाता है तो वह फारसी में बात करता है। जब आप किसी व्यक्ति से उसकी लोकल लैंग्वेज में बात करते हो तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। इस बात से जहांगीर बहुत प्रसन्न होते हैं। हॉकिंस को 400 की मनसबदारी और गुजरात और खान की उपाधि प्रदान करते हैं। साथ ही क्या होता है, अब हॉकिंस की लालसा बढ़ जाती है। वह सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है। जहांगीर अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन जैसे ही अनुमति देते हैं, जो सूरत के सौदागर थे, पुर्तगाली थे और भी व्यापारी थे, वो इसके लिए क्या करने लगते हैं? विरोध करने लगते हैं। इस कारण जहांगीर को इस मांग को नामंजूर करना पड़ता है, जो कि वो नहीं चाहते थे नामंजूर करना। तो अब हॉकिंस को एहसास हो जाता है कि आगरा रुकने से कोई भी लाभ नहीं है। वो वापस कहाँ आ जाते हैं? सूरत आ जाते हैं, जहाँ पे सर मिल्टन थे। इनके पास 3 जहाज़ थे। ये बड़े व्यापारी थे। ये पुर्तगालियों और सौदागरों के विरुद्ध प्रतिहिंसा की नीति अपनाते हैं। पुर्तगालियों को पराजित करते हैं और सौदागरों को भी पराजित करते हैं। उसके बाद 1613 में अंग्रेज सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मांगते हैं और औरंगजेब ऐसी अनुमति प्रदान कर देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि आपको मुगल दरबार में एक बंधक रखना होगा, जमानतदार रखना होगा। इस शर्त को मान लिया जाता है और 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। ठीक है, सूरत की फैक्ट्री थॉमस एल्डवर्थ के अधीन खोली जाती है। आपने अभी देखा था कि 1608 में तो जब हॉकिंस आए थे तो सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति तुरंत तो मिली नहीं, जाके 1613 में मिली। तो इसके बीच का जो गैप था 1608 से लेके 1613 तक, उसी बीच अंग्रेज़ों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली गई, जबकि दूसरी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खोली गई। इसके बाद अंग्रेज और व्यापारिक मान्यताएं प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए 1615 में सर टॉमस रो आते हैं जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। पत्र का शीर्षक परफेक्ट होता है। उनके साथ एडवर्ड टेरी भी आते हैं। ठीक है, कौन आता है? एडवर्ड टेरी भी आते हैं। मान्यताएं बहुत सारी इच्छाएं जो होती हैं वो जहांगीर द्वारा मान ली जाती हैं। टॉमस रो ने बताया है बाद में कि जहांगीर जो था नास्तिक था। टॉमस रो भारत में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रुका। इतने ही समय में भारत का संविधान भी बना है। इसको याद रखिएगा
परीक्षा के लिए उपयोगी है, वरना फिर आप कहेंगे मैम आपने बताया नहीं। 1616 तक अंग्रेजों ने अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा, सूरत में अपनी 4 फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। अंग्रेज दिन वर दिन ताकतवर हो रहे थे। उन्होंने 1620 में पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और हरमुज जीत लिया था, जो व्यापार करने का प्रमुख रास्ता था। 1618 में फारस के शाह ने अंग्रेजों को फारस की खाड़ी के बुहाने पर स्थित जास्क बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1632 में गोलकुंडा ने अंग्रेजों एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अंतर्गत 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में गोलकुंडा राज के बंदरगाहों पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की छूट मिल गई। अब इस छूट का लाभ ये हुआ कि गोलकुंडा राज्य में जितने भी बंदरगाह हैं उससे केवल अंग्रेज व्यापार कर पा रहे थे, अन्य कोई व्यापारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, उसकी किलेबंदी करी और किले का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, कालांतर में क्या होता है कि ये कोरोमंडल तट में अंग्रेजी मुख्यालय बनता है। 22 अगस्त को आज भी मद्रास डे के रूप में मनाया जाता है और मद्रास का नाम परिवर्तन होकर चेन्नई कब हुआ? 1996 में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। तो 1668 में चार्ल्स द्वितीय बम्बई को मुंबई को 10 पौंड वार्षिक किराए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो बम्बई के पहले गवर्नर कौन बनते हैं? ऑक्सेंडेन बनते हैं। उसके बाद बनते हैं गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, इनको बम्बई की महानता का संस्थापक कहते हैं या बम्बई शहर की स्थापना इन्होंने की, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, महानता का संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक न्यायालय स्थापित किया। ठीक है, बम्बई की किलेबंदी की, गोदी का निर्माण कराया, साथ ही इन्होंने तांबे व चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसालों की भी स्थापना करी तथा बम्बई में इतना अच्छा इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया कि यहाँ ये व्यापारियों और उत्पादकों का प्रमुख आश्रय स्थल बन गया। तो वाणिज्य विचारधारा से अंग्रेज बड़े प्रभावित हुए इससे, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे। अब उनको एहसास हो गया था कि अब समय आ गया है जब अंग्रेज अपनी शक्ति का प्रयोग कर भारत में एक सुरक्षित शासन की स्थापना कर सकते हैं। अतः उन्होंने एक पत्र लिख भेजा कि समय आ गया है सैनिक असैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम किया जाए जिससे भारत में एक विशाल सुगठित सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके। इसके निर्धारक कौन थे इस नीति के? सर जोशुआ चाइल्ड। फिर इनके भाई आते हैं, इनका अनुसरण करते हैं 1688 में। जॉन चाइल्ड इनके भाई का नाम होता है। यह एक कदम आगे निकलते हैं और बम्बई और पश्चिमी तट पर जो मुगल बंदरगाह थे उनको घेर लेते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं भूल गए थे कि भारत के जो मुगल सम्राट अभी औरंगजेब हैं काफ़ी ताकतवर हैं और इसको आंकने में भी असफल रहे तथा औरंगजेब से पराजित होते हैं। जॉन चाइल्ड को इस एवज में 1.5 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ता है और औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो औरंगजेब ने बाद में कंपनी पे जजिया भी लगा दिया। तो ये ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने कंपनी से भी जजिया लिया था। उसके बाद होती है हुगली की लूट। 1688 में जब अंग्रेजों ने हुगली को लूटा तो तत्कालीन जो मुगल शासक औरंगजेब थे वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो अंग्रेजों को पराजित करते हैं और पराजित ही नहीं करते हैं, उनको भारत से खदेड़ कर एक ज्वारग्रस्त द्वीप में भेज देते हैं। इस घटनाक्रम में क्या होता है, कई अंग्रेज मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच जॉब चारनाक जो थोड़े सज्जन थे मध्यस्थता करवाते हैं। तदुपरांत अंग्रेजों को वापस बंगाल में आने की अनुमति मिलती है। 1690 में जॉब चारनाक ने सूतानाती में एक कोठी की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 3 अन्य गांव खरीदे, कलिकाता, सूतानाती, गोविंदपुर। इसको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की। यहाँ पे सूतानाती में उन्होंने एक कोठी की स्थापना की जिसको फोर्ट विलियम कहा गया। ठीक है, अब कुछ और मिशन आते हैं व्यापारिक मान्यता प्राप्त करने हेतु। तो पहला मिशन है नॉरिस मिशन, दूसरा है सर शर्मन मिशन। तो पहले मिशन के बारे में पढ़ते हैं, नॉरिस मिशन, जो 1698 ईस्वी में आता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? सर विलियम नॉरिस। ये औरंगजेब के काल में आते हैं और किसी प्रकार की सुविधा
प्राप्त करने में असफल होते हैं। फिर आते हैं सरमन मिशन 1715 में। 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर होते हैं। चिकित्सक नेतृत्वकर्ता कौन होता है? चिकित्सक हैमिल्टन। इन्होंने हैमिल्टन ने ही फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया था, इसीलिए फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर 1717 में एक सुनहला फरमान दिया, जिसे जो कंपनी के लिए एक मैग्ना कार्टा की तरह सिद्ध हुआ। इसमें क्या था कि अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देना था मुगल सम्राट को, उसके बदले में मुक्त व्यापार कर सकते थे जहाँ जहाँ तक मुगलों का शासन था। तो ये है अंग्रेज़ों के बारे में। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेनिस और डेन कंपनी के बारे में। तो अंग्रेज़ों के बाद भारत में व्यापारी 1616 ईस्वी में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकीबर में स्थापित की तथा दूसरी फैक्ट्री 1676 में सीरमपुर बंगाल में स्थापित की। आप ये ज़रूर याद रखिए कि किस कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित थी, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जो डेनिस थे, इन्होंने लगभग भारत में 25 वर्ष तक ही व्यापार कर पाए, क्योंकि भारत में अंग्रेज जो थे वे अपने पैर जमा चुके थे, उनके सामने ये कूटनीतिक चालें नहीं चल पाए और 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियां औने पौने दाव में बेचकर भारत से चले गए। इसीलिए क्योंकि ना इनका भारत के व्यापार में कोई अहम रोल है ना भारत में, इसीलिए इनके लिए अगर हम साक्ष्य ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि भारत में इनकी उपस्थिति नगण्य रही। तो चलिए, ये क्लास ख़त्म हो गई। कल हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3, जिसमें फ्रांसीसी और आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुए हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। कर्नाटक वार 1, कर्नाटक वार 2 और कर्नाटक वार 3। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। साथ में इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये परीक्षा उपयोगी है कंटेंट, तो इसको दूसरों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।